बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल बैंकिंग सर्विसेज 24/7 में। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, आपको होम लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आप आपका होम लोन का ईएमआई कैसे घर पे ही कैलकुलेट कर सकते हो आपके सैलरी के बेसिस पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और इंस्टाग्राम का मेरा पेज है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो उसको भी फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के आपके लिए शेयर किया हुआ है। तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे होम लोन डॉक्यूमेंट्स फॉर सैलरीड पर्सन। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, अगर होम लोन आप ले रहे हो तो आपको दो जनों में होम लोन लेना है। एक तो एप्लीकेंट यानी आप खुद, और कोएप्लीकेंट यानी कोई तो भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप कोएप्लीकेंट के तौर पे ले सकते हो। आपके वाइफ हो या फिर आपके भाई हो या फिर आपके कोई ब्लड रिलेटिव्स हो, तो उनको आप ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों लगने वाली चीज है एप्लीकेंट और कोएप्लीकेंट, मतलब आपका और आपने जिनको कोएप्लीकेंट लिया उनका पैन कार्ड। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों आपका आधार कार्ड, जो कि आपका एड्रेस प्रूफ होता है, और पैन कार्ड आपका आईडी प्रूफ होता है। ठीक है, अगर आप आधार कार्ड के एड्रेस पे अभी नहीं रह रहे हो और आप कहीं और रह रहे हो, तो अगर आप रेंट से रह रहे हो तो आपको लगेगा रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट, या फिर आपका गैस का रिसिप्ट जो अपडेटेड होगा वहां पे वो लगेगा, या फिर आपने बैंक अकाउंट जो ओपन किया है कहीं पे, तो वो बैंक का आपका पासबुक लगेगा, या फिर आपका स्टेटमेंट लगेगा। तो ये तीन चीजें वैलिड है। या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद करंट एड्रेस प्रूफ में दोस्तों मैंने नीचे दिया हुआ है आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए यूजफुल रहेगी। पहला रहेगा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूसरा रहेगा गैस रिसिप्ट, तीसरा पोस्टपेड फोन का बिल अगर आपका होगा तो वो भी चलता है, दूसरा अपना है बैंक स्टेटमेंट, वोटर आईडी और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। ये सारी चीजें आपको एज अ एड्रेस प्रूफ आप यूज कर सकते हो हर एक बैंक में या हर एक फाइनेंस में। ठीक है, ये हो गया एड्रेस प्रूफ के बारे में। तो चौथा है दोस्तों एप्लीकेंट और कोएप्लीकेंट के दो या एक पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं। वो आइदर कोई बैंक में लगते हैं या फिर नहीं भी लगते, तो वो डिपेंड है बैंक टू बैंक या फाइनेंस टू फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन है दोस्तों, आपका पीएफ, ईएसआईसी और आपका टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी चीजें अगर कट हो रही है तो आपका फॉर्म नंबर 16 आपको या तो कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो वो आपको फॉर्म नंबर 16 लगने वाला है लेटेस्ट 2 इयर्स का। मतलब अभी सपोज फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 का भी आपको लेटेस्ट में लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं है तो आप ऑनलाइन भी टीडीएस करके ट्रेसेस करके एक वेबसाइट है, तो आप वहां से भी आपका फॉर्म नंबर 26 AS निकाल सकते हैं। ये भी आपको या तो कंपनी प्रोवाइड करेगी या फिर आप ही जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज होगी आपकी इनकम प्रूफ में, आपका फॉर्म नंबर 16 और आपका फॉर्म नंबर 26 AS। उसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों, आपका सैलरी बैंक अकाउंट जो है उसका लेटेस्ट का 6 महीने का आपको बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिससे कि वैरी होता है कि आपको जो कंपनी में आपको सैलरी डिसाइड हुई है या फिर जहां पे आप जॉब करते हो, वो सैलरी आपकी टाइम टू टाइम और कितने डेट को, और जो सैलरी स्लिप पे लिखा हुआ है वही आपको बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बैंक स्टेटमेंट पे बैंक आपको ये चीज वेरी करती है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट हो गया। अगर और आपका कोई अकाउंट है जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हो या फिर और कोई इनकम सोर्स है, तो उसका भी आप बैंक स्टेटमेंट एडिशनल आप दे सकते हो, जिससे कि आपका जो होम लोन का फाइल है वो और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको देना है दोस्तों सैलरी स्लिप्स, लेटेस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की आपको सैलरी स्लिप देनी है। अभी इसमें सैलरी स्लिप में डिफरेंस है दोस्तों। अगर सपोज आपने एक साल में 2 कंपनीज चेंज किया है, तो उसमें 6 महीने का आपका टाइम पीरियड हो गया, या फिर किसी कंपनी में 8 महीने आपने काम किया और कोई कंपनी में अभी रिसेंटली आप ज्वाइन हुए हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो लास्ट कंपनी है उसका आपको या तो रिलीविंग लेटर देना होता है या एक्सपीरियंस लेटर देना होता है, और अभी जो लेटेस्ट कंपनी ज्वाइन किया हुआ है उसका आपको अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर देना होता है। और अगर एक सैलरी आपकी क्रेडिट हो गई हो तो वो सैलरी स्लिप और लेटेस्ट जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट रहेगा सैलरी अकाउंट का, वो देना है, ताकि आपका फाइल कहीं पे भी आपको रिजेक्ट करके ना मिले या फिर क्वेरीज में ना मिले कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स आपका पेंडिंग है तो इस वजह से फाइल प्रोसेस नहीं हो पाया।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो आपको लगने वाले हैं। ऑल एक्सपीरियंस लेटर्स और आपका रिलीविंग लेटर, जितने भी आपने आज तक के जॉब स्विच किया है या फिर चेंज किया है, तो उसके सारे रिलीविंग और एक्सपीरियंस लेटर दे के रखना, ताकि वेरी हो जाए कि हर एक जहां से आप जॉब छोड़ रहे हो उसमें 1 या 2 महीने का गैप रख के आप वापस से दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, तो वो बैंक को वेरी हो जाता है कि नहीं ये कंटिन्यूअसली आपका कंटिन्यूटी है जॉब में, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी आपका कोई लोन चल रहा है, आपके सैलरी के बेसिस पे आपने पर्सनल लोन लिया है या फिर कार लोन चल रहा है या फिर कोई बाइक लोन चल रहा है, तो कोई भी लोन अगर चल रहा है तो वो उसका ईएमआई कहाँ से जा रहा है ना, तो वो आपको उस बैंक का स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना है। जैसे कि मैंने बोला सैलरी अकाउंट आप दे ही रहे हो, बट अगर दूसरे बैंक से आपका ईएमआई जा रहा है तो आपको वो बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक उसमें से वो चीज डिसाइड करेगी हाँ कि इनकी इतने सैलरी में से इतना ईएमआई अमाउंट का जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी हो गई दोस्तों आपकी सैलरीड पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने। अब हम चलते हैं दोस्तों कि आपको आपके सैलरी के बेसिस पे कौन सी बैंक और कौन सी फाइनेंस कितना लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी ऐसा कंसिडर करता हूं कि आपको 50,000 मतलब 50,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। तो उसमें से दोस्तों बैंक 60, 65 या फिर हाईएस्ट 70,000 उसमें भी आपके लिमिटेशन है, आपकी सैलरी कितनी है। अगर 30,000 से ऊपर आपका सैलरी है तो हर एक बैंक 30,000 के 60% अप्रोक्सीमेटली बोलो या फिर 100% आपका 60% जो है वो कैलकुलेट होगा। मतलब अगर आपका सैलरी 30,000 है तो उसका 60% हो गया 18,000। तो 18,000 आप ईएमआई भरने के लिए कैपेबल है, ऐसे बैंक कंसीडर करती है, राइट। अगर उसमें एक चीज होती है कि 18,000 में से आपका अगर कोई लोन चल रहा है, सपोज आपका 3,000 रुपए का लोन चल रहा है, तो वो 18,000 रुपए में से वो 3,000 रुपए का लोन माइनस होगा, ठीक है। तो रिमेनिंग बचा है 15,000, बराबर। तो 15,000 रुपए के ऊपर आपका जो एज है, आप सपोज 24 ईयर्स के हो तो सैलरीड पर्सन के लिए बैंक 60 या 62 या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 65 एज तक कंसीडर करती है। वो डिपेंड है बैंक टू बैंक की बैंक क्या कंसीडर करेगी आपका एज, ठीक है। तो अगर आप सपोज हो 24 ईयर्स की, बराबर, तो 60 साल तक आप ईएमआई भर सकते हो या फिर आपको पेमेंट आता रहेगा या फिर आपका जो जॉब रहेगा वो 60 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो हिसाब से बैंक कैलकुलेट करती है। और फिर मैक्सिमम होम लोन दे सकते हैं 30 साल के लिए। तो 60 में से आप 24 माइनस कर लेंगे तो उसमें बचेगा आपका 36 ईयर्स। आप 36 ईयर्स का आपको टेन्योर कोई भी बैंक दे सकती है, बट होम लोन का टेन्योर मैक्सिमम होता है 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स के लिए 15,000 रुपए आपका जो एलिजिबिलिटी था वो 15,000 रुपए था। तो चलिए दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक एप्लीकेशन है ईएमआई कैलकुलेटर करके, तो वो आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लेना और जैसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आप सेम उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ईएमआई कैलकुलेटर एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया। इसमें जाना है आपको ईएमआई कैलकुलेटर में, ठीक है। तो अभी लोन अमाउंट पे आपको टिक करना है क्योंकि आपको लोन अमाउंट पता करना है कि लोन अमाउंट कितना होने वाला है मेरा। तो आपका ईएमआई कितना कंसीडर करेंगे आप 15,000 जो कि आपका एलिजिबिलिटी था आपके सैलरी में से, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 रुपए हम 15,000 रुपए एलिजिबिलिटी रखेंगे, बराबर। और आप लोन लेना चाहते हैं 30 साल के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे 30 ईयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आप कंपेयर कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कीजिए, वहां पर मैंने सारी बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट अपडेटेड क्या चल रहे हैं और आगे चल के क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं, तो ये सारा आपको मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उसका लिंक यहाँ पे आपको आ रहा होगा, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा तो ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों अभी हम कंसिडर करते हैं आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे मिनिमम चल रहा है 8.20 जो कि सबसे लोएस्ट है, जो कि आपको गवर्नमेंट बैंक या फिर जो भी प्राइवेट बैंक है आपके सिविल स्कोर के ऊपर आपको प्रोवाइड करेगी। तो कैलकुलेट किया दोस्तों, तो यहाँ पे आपका लोन अमाउंट दिखा रहा है 20,06,005 रुपए। तो आपके 15,000 रुपए के इनकम एलिजिबिलिटी पे 30 साल के लिए 8.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 20 लाख रुपीस तक का लोन बैठ रहा है। तो ऐसे ही आपका जो इनकम है
उसमें से बैंक टू बैंक डिपेंड है। अगर आपका 30,000 से ऊपर सैलरी है तो 65% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो 65% आपके इनकम में से 65% निकालना और उसमें से जो ईएमआई चालू हो गए उसको भी निकाल देना। अगर उसमें ऐसे कोई ईएमआई है जिसमें टेनर 12 महीने से अंदर के बचे हुए, मतलब कोई कोई ईएमआई का आपका 8 महीने टेनर बचा हुआ है कि 8 महीने वो खत्म होने वाला है, तो उसमें आप वो कंसीडर मत कीजिए क्योंकि वो बैंक कंसीडर नहीं करती है। और अगर छोटा मोटा ईएमआई होगा कंज्यूमर लोन का या फिर कोई आपने टीवी फ्रिज वगैरह लिया है तो वो ईएमआई भी आप नहीं कैलकुलेट करेंगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना, और जितना सब्सक्राइब आप शेयर ज्यादा करोगे उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा और ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प होगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको अगर कोई ईएमआई कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अमाउंट डाल दीजिए और आपका सैलरी डाल दीजिए, आपकी जो एप्लीकेशन होंगे वो डाल दीजिए। मैं आपको ईएमआई अपना जो लोन अमाउंट है कैलकुलेट करके बता दूंगा। और ईएमआई कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर देना और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।